अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा व बाद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाँ तो बच्चों, इंशाल्लाह आज आप सभी के बहुत ज़्यादा डिमांड करने पर कि पढ़ाई कैसे करना है, इस पर एक लेक्चर लिया जाए, हाउ टू स्टडी के ऊपर। इससे पहले हालांकि मेरे छोटे छोटे कुछ वीडियोस इसके ऊपर बने हुए थे, लेकिन आपने कहा स्पेशल हमारी बैच के लिए कुछ गाइडेंस कि हम पढ़ाई कैसे करना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम जा रही है। तो जो पहले के नुकात थे, कुछ पॉइंट्स थे जो मैं हर साल कुछ बैच पे इसको दिया हूँ, कुछ बैच पे रह गया था ये लेक्चर। आपके इल्म में कुछ बातें आई होंगी दौराने लेक्चर्स बीच में, और कुछ बातें नहीं तो वो इंशाल्लाह आज वाज़े हो जाएंगी। देखिए, आप अगर किसी भी यूट्यूब पर या AI ऐप पर डालेंगे आप हाउ टू स्टडी, आपको सैकड़ों पॉइंट्स मिल जाएंगे, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इन जनरल होते हैं, एक स्पेसिफिक जो है किसी ऑडियंस को टारगेट किए हुए नहीं होते हैं। और जो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किए हुए होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो उस एरिया, उस इन्वायरमेंट और उस लेवल के वहाँ के माहौल के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, आप लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ उर्दू मीडियम से, कुछ इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ मराठी वाले कम हैं, और जिस तरह से हमारे बेसिक्स में और फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम होता है, जिस तरह हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अलग अलग, तो पढ़ाई में हमको बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि किसी का बेसिक का प्रॉब्लम है, किसी का फंडामेंटल का प्रॉब्लम है, किसी का बैठने का प्रॉब्लम है, सिटिंग में ज़्यादा देर सेल्फ स्टडी नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक्स, वो एरर्स अपने को निकालना है। थोड़ी सी आवाज़ का, तो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स होते हैं, कहीं ना कहीं अपने से ये प्रॉब्लम्स होते हैं जो अपने को समझ में नहीं आते। तो जाहिर सी बात है, अब टीचर इसीलिए ही है कि आपको जो है इसके ऊपर रहनुमाई करे, इसके ऊपर जो है गाइड करे। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है नुकात आपके सामने जो है रखे जाएंगे। आपका काम है कि आप इसको फॉलो करना। सुनते तो बहुत है, लेक्चर्स बहुत है, वीडियोस बहुत है, सब कुछ आजकल डेटा बहुत अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जो है उतना नहीं कर पा रहे जितना होना चाहिए। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना है आप लोगों को। सबसे पहले हमारा जो जनरली आप जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, या तो आप नीट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट महाराष्ट्र की, ये आप तैयारी करने वाले हैं, या आप जो है JEE मेंस इसका प्रिपरेशन करने वाले बच्चे यहाँ पर हैं। ठीक है, ये तीन तरह के ही आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं। एडवांस वाले तो यहाँ पर कोई है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज आप याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये नामुमकिन नहीं है लेकिन ये लड्डू भी नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा। नो डाउट इसमें बहुत मेहनत है, लेकिन नामुमकिन जैसी चीज नहीं है। बहुत सारे बच्चे, सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है आपका, कि आप जो सोच रहे हैं हमने जिस तरह से 10th में पढ़ाई की थी लास्ट 4 मंथ्स, वैसे ही हम पढ़ेंगे और ला लेंगे 90+%। ऐसा तो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचना। अगर ख्वाब में भी आ गया गलती से, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना हो शैतान की तरफ से। समझ में आया क्या आपको? मतलब गलत है, ऐसा नहीं होता है। सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूं, अगर मैंने आपको अभी पूछा कि 10th के साइंस के पूरे चैप्टर एक सांस में पूरे सुना दो आप,
साइंस 1 साइंस 2 के पूरे चैप्टर, सिर्फ नाम, अंदर का मटेरियल छोड़ दो आप, सिर्फ नाम, तो आप में से शायद ही कोई पूरे चैप्टर्स के नाम एक साथ बोल पाएगा। हाँ, सोच सोच के आधे घंटे में बता देंगे आप, एक साथ नहीं। लेकिन यही सवाल मैं तब पूछता जब आपका 10th का प्रिपरेशन चल रहा, तो आप फटाफट बता देते थे, रीजन आप टच में थे। देखिए, पिछला 6-7 महीने पहली पुरानी चीज, आज से पिछले अगर कुछ मंथ आप जाएंगे, यानी जनवरी फरवरी में इसी साल के, तो वो जो चीजें आपने स्ट्रेस देके पढ़ी, आपने 90% तक लाया, लेकिन अभी मैं चैप्टर के नाम पूछूंगा आपको नहीं मालूम। तो आप ये गलत फहमी में कैसे है कि आप 11th को बस ऐसे ही पढ़ेंगे और 12th में जाने के बाद आपको 11th का सब याद आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 10th के चैप्टर के नाम भी भूल गए आप, 11th का भी सब पार्ट भूल जाएंगे जब 12th में पहुंचेंगे आप। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके तीनों एग्जाम के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इसका सीक्वेंस में नीचे आना चाहिए नंबर, लेकिन मैं अभी यहां पर उसको फर्स्ट पे लिखता हूं, वो है रिवीजन। ये रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट वालों के लिए तो और ज्यादा है, सीटी और नीट वालों के लिए। जेईई में तो अप्लाइड लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो ये रिवीजन बहुत मस्ट है। ओके, तो यहाँ QR13 बोल के एक मेथड है, जो साइंटिफिक मेथड है, जो साइंटिस्ट बनाए, कि इसको जो फॉलो करता है वो चीजों को नहीं भूलता है। वो बोलते हैं कि फर्स्ट रिवीजन, आपका जो फर्स्ट रिवीजन है, ये फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर आपका पहला रिवीजन होना, मतलब आज आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स पढ़ा है, कल का दिन ट्यूशन की क्लास शुरू होने से पहले वो रिवीजन हो जाना चाहिए। और उसके लिए तो मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट जो टाइम है वो यहाँ से घर पर जाने के बाद, शाम में खाना खाने के बाद, आपने सारे चैप्टर्स को 1-1 घंटा देकर वो चीजें रिवाइज करना है जो आपने आज पढ़ा है। अब रिवाइज कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे रिवाइज तो करते हैं लेकिन बोलते हमारा फिर भी आउटपुट नहीं निकला सर, आपने बताया हमने करे। तो आप रिवीजन वैसा नहीं करते जैसा उसका हक है। हक मालूम है ना आपको, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई भी काम करो तो उसकी हुस्न के साथ, उसकी ब्यूटी, खूबसूरती के साथ करो, मतलब बेस्ट वे में करो, टाइम पास को मत करो। आपने हदीस बयान की ना, मैंने एक बार आपको बताया था ना, वो बकरा जुबा कर रहा था आदमी, उसके ऊपर वो पूरा बयान था, ठीक है। तो कोई भी काम करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके हुस्न के साथ करो। तो रिवीजन करे तो फुल कंसंट्रेशन के साथ होना, मोबाइल भी चल रहा है, थोड़े रील्स भी देख रहे हैं, फिर थोड़ा पढ़े अपन ने, फिर अब नन्ना मुन्ना घर में छोटा रहता है उसको टप्पू टोला करे थोड़ा सा, फिर उसके साथ खेले, लड़ाई करे, फिर पढ़ते बैठे, फिर उसके बाद अचानक आके कोई टीवी लगा दिया, फिर उसमें बैठ गए, फिर कोई मेहमान आ, ये रिवीजन नहीं होता ऐसे। रिवीजन मतलब प्योर रिवीजन, फुल कंसंट्रेशन, कि एक एक लाइन आप जो टीचर ने आज पढ़ाई वो आपको सब समझी गया, नहीं समझी अंडरलाइन। मोबाइल है, सही इस्तेमाल करो, आप बहुत आगे जाएंगे। गलत मोबाइल आपको बहुत आगे भी ले जाएगा और आपको बहुत नीचे भी ले जाएगा। वो मोबाइल जो भी 50-60 हजार, इवन 1 लाख का जो मोबाइल है ना, आज से 5 साल बाद उसकी कीमत होती है 10,000 भी नहीं होती है, आपको मालूम है। तो आप देखो, जिसकी खुद की कीमत नहीं है वो आपकी कीमत कहां से बढ़ाएगा। जो समझदार बच्चे हैं ना, वो एक ही बात में मेरी बात समझ जाएंगे, वरना 2-2 घंटे के लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए, मोबाइल कैसे छुड़ाना, लेकिन लोग उसको पूरा देखते हैं और शाम में 2 घंटे मोबाइल देखते बैठते हैं। मतलब तब्दीली अपने अंदर से आती है, कोई बोलेगा तो ठीक है, असर होता है, लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे तब्दीली नहीं आती। रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए 24 आवर्स, फर्स्ट रिवीजन 24 आवर के अंदर, क्योंकि आपकी मेमोरी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंप्यूटर है, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वो अनवांटेड फाइल्स डिलीट करते जाता है। सिस्टम आजकल ऐसे बनाए जा रहे हैं दिमाग को देखकर, आपका दिमाग भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया। बहुत सारे साइंटिस्ट है वो बोलते हैं भूलना गिफ्ट ऑफ गॉड है। जो इंसान भूलता है मतलब उसका ब्रेन हेल्दी रहता है, वो अननेसेसरी लोड नहीं रखता है, जो काम की चीज नहीं है उसको डिलीट मारता है वो। लेकिन जो चीज रिवाइज होती है उसको लगता है काम की, इसको उठा के रखना चाहिए, तो उसको सेव करके रखता है। सेकेंड रिवीजन आपका होना चाहिए विद इन अ वीक। सेकेंड रिवीजन विद इन अ वीक, एक वीक में रिवीजन हो जाना चाहिए। सेकेंड रिवीजन आपका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जितना सैटरडे जितना पढ़ा है, तो सैटरडे के दिन रात में या संडे के दिन पूरा देकर
ऑल रिवीजन। आप बोलेंगे रोजाना हमने जो 3-3 घंटे रिवाइज किया रात में या 2.5-2.5 घंटे पूरे दिन का, तो 3 घंटे के रोज 6 या 18 घंटे संडे कैसे पढ़ेंगे हम? फर्स्ट रिवीजन को आपको जो 1 घंटा लगा है ना, अभी नेक्स्ट रिवीजन को आधे आधे घंटे से कम टाइम में लगेगा आपको। मतलब 9 घंटे भी टारगेट मत लगाइए आप, 4-5 घंटे में आपको पूरे वीक का रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके ब्रेन को पता लग गया है कि काम की चीज थी जो आपने रिवाइज किए, अगली बार रिवीजन में कम टाइम लगता है, वो उसको उठाकर रखता है। जैसे अपन डिलीट मारते हैं ना कंप्यूटर पे, रिसाइकल बिन में चला जाता है ना, पूरा डिलीट नहीं होता, वहां जाकर डबल क्लिक करे तो रीस्टोर होता है ना। बिल्कुल रिवीजन का काम वही करता है, वो रीस्टोर करता है आपका। क्योंकि आपके दिमाग ने सब कुछ नहीं भूला, कुछ भूला कुछ नहीं भूला, रिवीजन किए तो वापस आ गया। और साइंटिस्ट बताते हैं कि थर्ड रिवीजन जो है आपका विदिन अ मंथ एंड द फोर्थ रिवीजन आपका रहेगा बिफोर टेस्ट, एग्जाम से पहले। ये 4 रिवीजन जो करता है ना, वो कभी नहीं भूलता है कंसेप्ट। और यही चीज को आपको पता है, जो कुरान को हिफ्ज करते हैं, आपको पता है ना, पूरा कुरान लर्न करते हैं बच्चे। और कितने बच्चे? 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे। और एक एक सिटी में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है, अगर आप निकालेंगे तो एक एक सिटी में आपको 1000-1000, 2-2 हाफिज कुरान मिलेंगे, जिनको पूरी कुरान किताब याद है कंप्लीटली। ये लोग कैसे लर्न करते हैं? इनका मेथड यही है, 3 आयतें याद करते हैं, फिर 3 आयतें याद करते हैं, फिर 6 का रिवीजन करते हैं, फिर 3 आयतें याद करते हैं, 9 का रिवीजन करते हैं, फिर 3 आयतें याद करते हैं, फिर पूरे 12 का रिवीजन करते हैं। फिर आज जो पढ़ा, उनके जो मौलवी साहब रहते हैं, नेक्स्ट डे मदरसे में जाएंगे तो पहले कल का रिवीजन लेंगे, वो बाद में नया सबक देंगे। पता है ना आपको, इतना रिवाइज करवाते, फिर महीने के आखिर में पूरा पारा सुनते या आधा पारा जितना हुआ पूरा सुनते हो, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ने देते। जो अच्छे हिफ्ज कराते हैं तो फिर वहां क्वालिटीज के हाफिज निकलते थे। तो मल्टीपल रिवीजन वहां पर भी है। देखिए, इम्पॉसिबल है दुनिया में कोई भी किताब लर्न करना इंट्रोडक्शन से एंड तक। सिर्फ कुरान ऐसी किताब है जो याद की जा सकती है, और वो लोगों ने किया है, लेकिन मेथड यही फॉलो करते हैं। तो इस मेथड में बहुत सारे फायदे हैं। अब आप बोलेंगे क्या क्वेश्चंस भी याद करना, क्या कंसेप्ट भी याद करना? नहीं, ये बेसिक्स रिवीजन के लिए है। बेसिक्स मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए। उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो आप खुद सॉल्व करने लगेंगे। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये कि आपको हर चीज रट्टा नहीं करना है, रिवाइज नहीं करना है, ठीक है। कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस will be automatically solved by this। जब आपने इतना रिवीजन किया है, अब नया कोई क्वेश्चन कंसेप्ट आता है तो आप बराबर लॉजिक लगा के उसको निकाल सकते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल है, एक बच्चा है क्लास में, उसको एबीसीडी पढ़ाया नहीं गया, उसने लर्न नहीं किया। स्कूल में एबीसीडी कैसे लर्न करवाते हैं? ABCD गाने गाते ना टीचर, फिर 1 2 3 4, फिर 2 1 2, 2 2 4। अरे ऐसे लर्न करवाते ना। अरबी मदरसे में जाएंगे तो अलिफ बा ता, अरे सब लर्न करवाते कि नहीं? तो बेसिक्स लर्न करवाया जाता है। अब जिसको ABCD नहीं आती है, उसको मालूम ही नहीं A और B क्या रहता है, आपने उसको बोले लिखो BAT बैट, तो बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, उसको बीच नहीं मालूम है तो कैसे लिखेगा वो। लेकिन जिसको लर्न है उसको पता है बैट का टीचर ने प्रोनाउंसिएशन ऐसे बताया, बैट BAT, 3 चीजें, 3 लेटर आते हैं इसमें। कोई नया वर्ड भी देंगे जो बुक में नहीं है, वो बनाएगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक करेगा लेकिन बनाएगा। क्यों? उसका बेसिक याद है उसको। तो वैसे बेसिक आपको अच्छे से याद रहेगा। जो एनसीईआरटी और जो बुक या स्टैंडर्ड जो भी नोट्स फॉलो करते हैं आप, उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, वो आपकी मेमोरी में है। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा फटाक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको आपके पास बेस डेटा है आपके पास। जैसे आपने लर्न किया टेबल, अब किसी ने आपको दे दिया 48 into 4 जल्दी बनाओ, तो आप फटाफट बना लेते। कैसे बनाते हैं आप? 4 का टेबल याद है ना आपको? जिसको 4 का टेबल ही याद नहीं हो, क्या लॉजिक लड़ाएगा वहां पर?
बिल्कुल साइंस भी वैसे ही है, कंसेप्ट लर्न नहीं किए, रिवाइज नहीं किए तो नया कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कंसेप्ट लगा नहीं सकते हैं या लॉजिक लगा नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ये होना चाहिए आपका रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है। दूसरा, जो भी कंसेप्ट या क्वेश्चन आएगा वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा हैक्टिक लगता है, लेकिन आपके सिलेबस या दुनिया के किसी भी सिलेबस में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन भी चाहिए और लॉजिक भी चाहिए। रेक्टिफिकेशन और लॉजिक। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारा दिमाग तेज नहीं है, शार्प कैसे करे ब्रेन को, शार्प कैसे करना ब्रेन को शार्प। दूसरे बच्चे एक पॉइंट जब भी समझ जाते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है, एक आदमी है उसकी बॉडी नहीं बनती है, उसको बॉडी बनाने का है, तो कहां जाएगा वो? जिम जाएगा ना, क्या नान खली की दुकान पे जाएगा खाने के लिए वहां ये बनता है बिरयानी, नान खलिया, एक से एक डिशेस अभी लाए थे बच्चों ने बहुत सारे। तो खाने पीने से ये बनता है, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी। अरे खाना नहीं है ये नहीं बोल रहा मैं, खाना भी चाहिए, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, तो खाना पीना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन बच्चे बोलते हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। जैसे बॉडी बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है, वैसे ये बनाने के लिए वहां जाना पड़ता है जहां इसकी एक्सरसाइज होती है, और इसकी एक्सरसाइज होती है क्वेश्चन से। क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके आगे लेवल के, फिर उसके आगे लेवल के क्वेश्चन। बच्चे बोलते सर क्वेश्चन सॉल्व करे तो सर दर्द करता है, तो करेगा ना, अब तक यूज नहीं हुआ था ना वो और दर्द तो करेगा ना, सिंपल सी बात है। एक आदमी जिम को जाता है पहली बार जोश में जाता है, घर पे आता है पूरी नसें टाइट हो जाती है, ऐसे सोता है वो। दूसरे दिन जोश कायम रहा तो फिर जाता है, फिर थोड़ी नसें खुलती है उसकी, थोड़ा मसल्स फिर फ्री होते हैं, फिर उसको शौक आ जाता है, फिर वो रोज आना जाता है, और जिम जाते जाते फिर हेल्थ बनना शुरू होती है, फिर इफेक्ट नजर आने लगता है। 1 साल 2 साल 3 साल में एक अच्छी बॉडी तैयार हो जाती है। ब्रेन भी वैसा ही है, जब आप बैठेंगे तो दर्द करेगा, जैसे उसने डंबल उठाया तो दर्द हुआ ना, जब ये यूज करेंगे 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो दर्द करेगा ना। ये आदत नहीं थी ना उठाने की, उसको बोझ उठाने की, जैसे उसको डंबल की आदत नहीं थी, तो वैसे ही यहां पर दर्द होगा, लेकिन कुछ दिन पीछे नहीं हटना। जो दर्द हो रहा बल्कि जिम जाना छोड़ दिए, बॉडी बनेगी। सर दुख रहा, बोर हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, सोच के पीछे हट गए तो क्या दिमाग बनेगा तेज? तो सिंपल सी बात है रविंद्रनाथ टैगोर अपनी एक पोयम में लिखते हैं, और पोयम का ये पोएट थे, अच्छी बातें ले सकते हैं किसकी भी। कहा कि मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि वो, मतलब उन्हें मॉडिफिकेटेड पोयम है कि एक आदमी बोल रहा है, लंबी है, मैं शॉर्ट में एक लाइन बताता हूं बस उसकी। कहा कि मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि मुझे विजडम या शार्प माइंड, दिमाग दे, हिकमत दे, तो ऊपर वाले ने मुझे प्रॉब्लम्स दिए, मैं परेशान हो गया। बहुत लंबी है वो, अभी वक्त नहीं है, लेकिन बाद में मैंने सोचा उसने मुझे प्रॉब्लम्स इसलिए दिए कि मैं उसको सॉल्व करूं, जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो ये ऑटोमेटिक शार्प होगा ना। अरे समझा क्या आपको? मतलब आपने किसी को जाकर बोले हमको एक अच्छी बॉडी बनाने की, उसने आपको बड़ा वजन ला के दे दिया डम्बल्स, और आप बोलेंगे मैंने तो बॉडी के लिए बोला था, वजन ला के दे दिया इसने। तो हर चीज का यही रूल है, जिस चीज के पीछे आप मेहनत करेंगे वो चीज आपको मिलेंगी। और अल्लाह ताला का भी उसूल है, जो बंदा जिस चीज के लिए मेहनत करता है उसको वो चीज दी जाती है। दुनिया के लिए मेहनत करेगा, दुनिया मिलेगी, आखिरत के लिए मेहनत करेगा, आखिरत मिलेंगी, दोनों के लिए करेगा, दोनों मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए, तो ये बात याद रखिए, अल्लाह ताला सबको देता है, कोई ईमान वाले हो या ना हो। जो गैर ईमान वाला है वो किसी एग्जाम की तैयारी करेगा, मेहनत करेगा तो कामयाबी नहीं मिलती क्या? क्योंकि अल्लाह नाइंसाफ नहीं है ना, वो सबका रब है, जो मेहनत करता है उसको देगा वो। हाँ, आखिरत में उसको मिलेगा जो उसके लिए मेहनत करता है, दीन के लिए, इबादत के लिए, वो उसके लिए अलग है। लेकिन दुनिया में तो रूल वो सबके लिए वही है। तो मेहनत बहुत जरूरी है, माँ इसको शार्प करना है तो इसको यूज करो, जितना आप इसको यूज करेंगे ये इतना शार्प होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एकदम पागलों जैसा पढ़ो, आप रिलैक्स भी होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन या आधा दिन
रिलैक्स रहना, कुछ खेलना। लेकिन खेलने का बोले अपने पास बच्चों को तो पूरा एक हफ्ता खेलेंगे और एक दिन का आधा दिन पढ़ेंगे, वो उल्टा काम करते। नहीं, अब आप बड़े हो गए, समझदार है, आपने समझ जाना। थोड़ा एक आध घंटा खेलना, 2 घंटे खेलना, कभी रोजाना भी आधा घंटा खेल सकते हैं आप। मोबाइल गेम नहीं खेलना, फिजिकल वर्क। गर्ल्स रस्सी खेले, वॉकिंग करें, बॉयज वॉकिंग करना, कुछ तो भी रनिंग करना, सुबह सुबह जल्दी उठना। सुबह उठते ही नहीं अपन, सूरज चचा पहचानते ही नहीं अपने को, चंदा मामा ही मालूम है अपने को, रात में दिखते हो। बराबर है कि नहीं है? चचा से भी मिलो कभी कभी, अरे बराबर है कि नहीं है? चचा अच्छे नहीं लगते क्यों? मामू अच्छे रहते, लाड़ करते क्यों? तो हम चंदा मामा के पास ही बैठे हुए, सूरज चचा से मिलते नहीं है, तो आप सूरज चचा से जब तक मिलेंगे नहीं, एनर्जी नहीं आने वाली। समझा आपको? सुबह वॉकिंग करो, थोड़ी रनिंग करो, कुछ तो भी वर्क होना चाहिए फिजिकली, पसीना निकले आपका, इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी होती है। तो ये जितना यूज करेंगे उतना शार्प होगा। आप जिस फील्ड में जितना वर्क करेंगे उतना शार्प होते जाता है। कुछ लोग बच्चे अजीब फंडा निकालते, चेस खेलना बोले, चेस, उससे दिमाग बहुत तेज होता। उससे दिमाग तेज होता, लेकिन अपने को चेस कंपटीशन में नहीं जाने का है अपने को नीट और सीटी देने का है। तो इसकी प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस मत करो। समझा क्या आपको? फिजिकल कुछ खेल खेलो जिसमें पसीना आए वगैरह, ठीक है। और ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए चेस की जरूरत नहीं है, अपनी किताबें काफी है। इसलिए देखो चैप्टर के लास्ट में क्या लिखा हुआ रहता है? एक्सरसाइज। हम जब छोटे से थे, तीसरी चौथी में, तो इंग्लिश की किताब में लिखकर आता था एक्सरसाइज। तो हम बचपन से दिमाग में ही था एक्सरसाइज बोले तो वो जिम में जाकर जो करते, ये किताब वाले यहाँ क्यों लिखते एक्सरसाइज? अब छोटे थे, आइडिया नहीं था। तो फिर टीचर बोले, अरे बेटे एक्सरसाइज मतलब अब ये तुम्हारी दिमाग की एक्सरसाइज है, जो पढ़ा कितना याद है, सवाल का जवाब दो। समझा आपको? तो ये एक्सरसाइज रियल में एक्सरसाइज है, आपके ब्रेन की क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ बच्चे बोलते हैं कि मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। बहुत अच्छी बात है बोले सर आपने, लेकिन दिलीश ने बोलता कहां से बैठूं मैं। बराबर है कि नहीं? तो ये मन क्यों नहीं लगता, इसका रीजन है। मन क्यों नहीं लगता पढ़ाई में अपना? मन इसलिए नहीं लगता है, उसके बहुत सारे रीजन है। नंबर 1 रीजन, आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर नहीं होने से क्या होता है पता है आपको? बच्चा जाता है जोश में, अभी का प्रोग्राम सुन लिया उसने, जाएगा घर पे, यार आज तो मैं जबरदस्त पढ़ूंगा, चाय वाय बनाता, कॉफी बनाता, पीता और पीकर मस्त होता बुक निकालता हो, ऐसे बैठता हो, पहला पैराग्राफ पढ़ता हो। समझ में ही नहीं आ रहा साला कुछ भी। चांदे यार नहीं होता मेरे से। और कुछ लोग रहते, पढ़ने का इरादा रहता है, मतलब उनको समझ में भी आता है, लैंग्वेज भी अच्छी है उनकी, इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या करते, थोड़ा सा पढ़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को वीक करते। कैसा? मैं आज सुबह उठी थी, मैं फिर कॉलेज भी गई, मैं ट्यूशन भी गया, मैंने आज कितना काम करा, मैंने एक रोटी भी डाल दी, डाला नहीं, डाल दी अरे आज मैंने मार्केट से जाकर आटा पीसा कर लेकर आया, कितना कितना मैंने बोझ उठाया। तो अब मैं काम करता हूं, कल से इंशाल्लाह तजवीद के साथ, कल कभी नहीं आता। पुराने लोग जो कहावतें बोलते एकदम सही है, ट्रू है। आज ही शुरू करो। दिल को बोलना कि अपने को 3 घंटे बैठना था ना, नहीं 1.5 घंटा तो बैठूंगा मैं, तय कर लिए, मतलब तय कर लिए। कुरान में एक बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले फॉलो करेंगे ना कुरान के, दुनिया आखिरत दोनों कामयाब है। उनको बोलना अनिस सर को छोड़ के आ जाओ, चाबी दे दो, दोनों जगह आप सक्सेसफुल है। कुरान में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जंग के मौके पर इस बात की जो है वसीयत की। क्या की अल्लाह ताला ने, क्या बात कही कुरान में अल्लाह के रसूल से? फ़इज़ा अज़मता, अगर आप किसी चीज का अज़्म कर ले, इरादा कर ले, तो उस पर क्या हो जाए? फस्तकीम, जम जाए। ये फस्तकीम का मतलब मालूम है आपको? मतलब ऐसे जम जाना कि बस उसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, उससे हटना नहीं है आपको। तो अल्लाह के रसूल ने जंग ओहद के टाइम पूरी प्लानिंग बना ली,
राय मशवरा ले लिया साहबा, उसके बाद बोले कि नहीं अपन चेंज करते हैं प्लानिंग। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अभी अब जो हो गया उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो चीज में आपने इरादा कर लिए, तो आप सिवाय जेन्युइन रीजन की कि रियल में बहुत हेवी सर दुख रहा, चक्कर आ गए, बीमार हो गए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, अल्लाह न करे घर में किसी में मेंबर बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, किसी का इंतकाल हो गया, हाँ ऐसी चीज में तो आपको रख देना है। फिर ये तो इंसान के अंदर ये चीजें भी होना चाहिए, फीलिंग्स जिसको बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं दुनिया का उनको कुछ रिश्तेदार या घर वाले कोई बस कामयाबी के पीछे ऐसे अजीब भाग रहे हैं कि ये चीजों को भी वो इग्नोर करते हैं। ऐसा तो नहीं होना है, लेकिन हम बिला वजह भी कभी कभार इग्नोर करते, तो ये गलत है। ठीक है, तो मजबूती के साथ कि बैठना है मतलब बैठना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेसिक का प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व करो। अब आप बोलेंगे टीचर तो सॉल्व नहीं करवा रहे। अरबी हाँ चलो, हाँ इधर देखो, तो ये बात आपको याद रखना है। क्या बात कर रहे थे हम? टीचर तो नहीं करवा रहे। हाँ, अब क्लास में टीचर तो बेसिक नहीं पढ़ा रहे, टॉपिक तो कुछ और चल रहा है, मुझे तो बेसिक का प्रॉब्लम है और टीचर इतना टाइम मुझे देंगे नहीं। आजकल आसानी बहुत है, आप YouTube निकालिए, ऑनलाइन जाइए, बेसिक वीडियोस निकालिए और ईमानदारी के साथ देखिए, वरना डिस्ट्रैक्शन उसमें बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि बच्चे 1 मिनट जाकर देखते हैं बेसिक कंसेप्ट और 1 घंटा वीडियो देखकर आते हैं। अब आप इस एज में हैं कि आप छोटे बच्चे नहीं कि आपको बार बार बोलना पड़े कि मत देखो मत देखो मत देखो, टाइम पास मत करो, टाइम पास मत। आपने खुद से सोचना कि मुझे अपना करियर बनाना है, मैं इस काम के लिए आया हूं, इतना यूज किए बंद करके रख दिए। और आपका शुमार भी घर वालों की नजरों में, और आपको पता है आपकी वैल्यू आपके घर वालों से बनती है। अगर आप इस तरह के एक्शन करते हैं, सीरियसली अपने काम में आप संजीदा है, तो घर वाले बोलते हैं हमारा बच्चा हमारी बच्ची बहुत संजीदा है, सीरियस है, ये बेवजह मोबाइल टैब में बैठे नहीं रहती है, बैठे नहीं रहता है, काम से काम। ये आपके बारे में जाकर रिश्तेदारों को बोलते हैं, रिश्तेदार बाहर बोलते हैं, इसी से आपका इमेज, आपका कैरेक्टर बनता है हर जगह। हाँ, घर वाले बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं आपकी, अगर आप अच्छे हैं तो। और अगर आप अच्छे नहीं है तो वो नहीं चाहते हुए भी मुंह से निकल जाता उनके। हाँ, वो चाहते कि आपकी बुराई ना करे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रहती कि आई जाती हो। हाँ, वालदा क्या करती है, उनकी खास फ्रेंड को बोलते हैं अब बच्ची सुन रही नहीं, बच्चा सुनता ही नहीं, दिन रात मोबाइल में लगा हुआ है। टीचरों को आकर बोलते पेरेंट्स हमारा बच्चा सुन रहा ही नहीं, सर आप कुछ तो बोलो दर्स में, उसको सुन रहा ही नहीं, वो बात ही नहीं मान रहा। आपके घर वाले, और आप अच्छे रहे तो घर वाले बोलते सर हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, सिर्फ देखो उसको क्या प्रॉब्लम जा रही, किस वजह से मार्क्स नहीं आ रहे, आप थोड़ा, वो बहुत सुनता है, मोबाइल नहीं देखता है, पढ़ाई करता है और रात में पढ़ाई भी कर रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, आप थोड़ा देखो। घर वाले आपकी मार्केटिंग करते हैं, आप कैसे, तो जरा अच्छा बनिए आप। ऐसा मत समझो कि बात 4 दीवारी के अंदर है, पूरी दुनिया घूम कर आती है बात। और आप लोगों को गुस्सा भी आता है ना, पेरेंट्स ने अगर बोल दिया तो किसी के सामने, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, वो बात रुकने वाली नहीं है, स्टॉप नहीं होती है। चलिए, मन नहीं लगता है, ये सब फॉलो करना है आपको, जो जो बातें मैं बता रहा हूं। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आयतल कुर्सी पढ़िए, शैतान भाग जाता है। फिर भी नहीं हुआ, वजू कीजिए, वजू करके पढ़िए, फिर भी मन नहीं लग रहा है, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, बहुत सवाब मिलेगा आपको। एक बंदा नमाज पढ़ता है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, जहन्नम से दूर हो जाता है वो, अल्लाह ताला जहन्नम को दूर कर देता है उससे। दुआ कीजिए, फिर बैठिए आप, और ज्यादा वक्त नहीं आता, शैतान बहुत सुस्ती डालता, फर्ज नमाज पढ़ने को नहीं उठने देता आपको, तो ये नफिल नमाज के लिए कैसे उठने देगा वो। हालांकि जाते सिर्फ 5 मिनट, लेकिन नमाज आपकी बैटरी 100% चार्ज कर देती है। वो लास्ट वाले जो 2 बच्चे ना, ये बोर्ड के लिए भी है, ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है बोर्ड के लिए भी है, ठीक है। फिर आगे आपकी मर्जी, ठीक है। इधर देखो तो नमाज आपको बहुत जबरदस्त रिचार्ज करती है, टाइम नहीं है हमारे पास उसके लिए। आप वजू करते हैं, आपका बीपी शुगर नॉर्मल होता है, पानी टच होने से स्किन को पूरे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आप सजदा करते हैं, सजदा करने में आपका जो ब्लड है वो ब्रेन में जल्दी जल्दी जाकर वापस आता है, सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ ब्लड का ज्यादा होता है।
और ब्रेन को चाहिए फ्रेश ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। बंद हो गया है? हाँ ठीक है। तो आपके ब्रेन को चाहिए फ्रेश ऑक्सीजन, जो सजदे की वजह से ब्लड ज्यादा फ्लो होता है उस तरफ, माइंड एक्टिव होता है। तो इसके बहुत फायदे, वक्त वो नहीं, अपनी बात ये चल रही है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। प्लान बनाए अच्छे से, प्लान। जिसके पास प्लानिंग नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। प्लानिंग बनाइए। छोटा सा घर बनाते अपन बगैर प्लान के नहीं बनता है। 10 बार दीवार तोड़ते इधर से उधर, किचन किधर बनेगा, बाथरूम किधर रहेगा, वो क्या बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्टर को, तुम्हारे हिसाब से बना दो किधर भी। वो बेचारा बना रहा रोड के ऊपर अपना वॉशरूम उधर, ठीक है। तो चलेगा क्या? 10 बार प्लान कैंसिल होता है। किचन किधर रहेगा, वॉशरूम किधर रहेगा, ड्राइंग रूम किधर रहेगा, लाइट किधर रहेंगी, बटन्स किधर रहेंगे। घर बगैर प्लानिंग के नहीं बनता है, तो आपका करियर बगैर प्लानिंग के कैसे बनेगा? प्लान कीजिए आपको करना क्या है, आपका इंटरेस्ट काय में है। इंटरेस्ट मालूम पड़ गया कि मुझे इसमें जाना है और किसी भी हाल में जाना है, चाहे 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट क्यों ना करना पड़े, मुझे यही करना है। इसको बोलते हैं इरादा मजबूत। फिर पूरा इरादा हो गया अपना, उसके बाद फिर आप ये कोर्स में कितना स्कोर लगता है, जब अपने को नंबर मिलेगा तो पता चल गया कि 650 चाहिए अभी आज के टाइम में, 625, 615, 620 के ऊपर चाहिए। अगर चाहिए गवर्नमेंट तो नीट में, सीईटी में अच्छा कॉलेज चाहिए तो 200 में से 160 चाहिए, जेई में 300 में से 150 चाहिए, तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। और अच्छा कॉलेज मतलब अच्छी जॉब, याद रखो। इंजीनियरिंग वाले, आपका काम तो बहुत आसान है, मेडिकल वालों से अच्छा है। उनको एमबीबीएस के बाद पीजी और करना है। आप लोग डायरेक्ट डिग्री के बाद जबरदस्त पैकेज के साथ जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है अच्छा कॉलेज, अच्छी जॉब। और अच्छे कॉलेज के लिए चाहिए अच्छे मार्क्स। 200 में से 160 के ऊपर सीईटी और जेई में 300 में से 150 के ऊपर, ये मेंटेन रहना। कभी कभार ला लिए जोश में आकर, वैसा नहीं। अच्छा कॉलेज मिला ना आपको, बड़े नाम अब बाद में आपको बताऊंगा पूरे। अच्छा कॉलेज मतलब